साउंड आ रहा है क्या पीछे से? Okay, so very good afternoon to all of y'all. Good afternoon. Okay. Good afternoon to all my virtual students also. I hope I'm audible and visible. Okay. So first of all, I would like to welcome every one of you all to this wonderful journey of CA Intermediate. I assume almost all of you all have given your foundation examination and you all are still waiting for the results of CA Foundation. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आवाज का कुछ इशू है क्या? एक बार चेक करना, कम है क्या आवाज? जस्ट 1 सेकेंड. कम है क्या आवाज? बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है. जस्ट 1 सेकेंड. माइक चालू है? चेक चेक चेक. आ रही है आवाज? आ रही है ना? यहाँ पे अपन देख रहे तो भी आ ही रही है. चेक चेक चेक. बहुत आवाज हो गई. चेक चेक चेक.
चालू है फिर भी। Hello, hello, check, hello, 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 mic check, hello, 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 hello. Hello, hello, mic check, hello, 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 hello. check check। चेक। ठीक है, एक बार YouTube पे चेक कर लो, आवाज कम करो ना क्लासरूम की। कम करो क्या? हाँ ठीक है, एक बार YouTube पे चेक कर लो, आवाज कम करो ना क्लासरूम की। हाँ okay। So one more time, a very good afternoon to all of you all. Is it clear? Yes. I think my voice is clear. So let us begin with today's session. पहली बात तो मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग सब जोरदार तालियां बजा दो अपने लिए। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, उसके बावजूद आपने इंटर की पढ़ाई चालू करनी शुरू कर दी है, विच इज इन इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। बाकी के बच्चे जो है वो लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन के रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, फिर अपने इंटर की क्लासेस शुरू करेंगे। बट उस बीच आप लोगों ने ऑलमोस्ट आपका महीना 1.5 महीना जो है वो बचा दिया है और इंटर की पढ़ाई आपने शुरू कर ली है, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि जितनी जल्दी आप इंटर की पढ़ाई चालू करोगे उतना ही ज्यादा समय आप लोगों को मिलेगा ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव, और प्रेपरेटरी लीव में हर एक मिनट जो है दैट इज गोइंग टू काउंट। सो आई थिंक पहला स्टेप सही करना इज इन इटसेल्फ हाफ जर्नी 1। सो वो एक बहुत बढ़िया चीज आप लोगों ने की है, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग मी राइट नाउ। और जिंदगी में आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो, क्या बात है बच्चा, वेरी गुड। सेकेंडली आप लोग जानते हो आज फॉर्मली
हम लोग क्या करने वाले हैं, सीए इंटर की जर्नी शुरू करने वाले हैं। बट आज हम लोग कुछ सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके कंटेंट के बारे में जानेंगे, साथ साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि इंस्टीट्यूट इंटर लेवल में क्वेश्चंस कैसे पूछता है। और अगर टाइम मिले, आई विल ऑल्सो बी शोइंग यू अ स्पेसिमेन ऑफ द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स दैट द इंस्टीट्यूट हैड आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आज का जो सेशन है दैट इज गोइंग टू बी मोस्टली डेडिकेटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, द कंटेंट एंड माई टीचिंग मेथोडोलॉजी। और उसके बाद कंटेंट अगर पढ़ना है तो कल से तो हम कंटेंट पढ़ना शुरू कर ही देंगे। अच्छा, जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं, आप लोगों को इस सब्जेक्ट का नाम पता है? क्या आप लोग बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? आई वांट एवरी स्टूडेंट टू इंटरैक्ट विथ मी। दो द बैच इज अ वर्चुअल बैच, बट वी विल नेवर ट्रीट इट एज अ वर्चुअल बैच। मैं ऐसा ही अज्यूम करूंगी कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो। सो आई डोंट वांट द सेशंस टू बी मोनोटोनस सेशंस। आप लोगों के पास चैट का ऑप्शन है, सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू आंसर टू द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग यू। अच्छे बच्चे हो ना, आप लोग सब क्लियर करना चाहते हो ना, तो आप लोगों को जवाब देना होगा, है ना। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं पेपर नंबर 2 ऑफ ग्रुप 1। ओके, मैं आपको पढ़ाने वाली हूं पेपर नंबर 2 ऑफ ग्रुप 1। और यही जो पेपर है, इस पेपर का नाम है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस पेपर का नाम क्या है? वेरी गुड, श्रेया, महक, विनय, क्या बात है, वैष्णवी, सारी लड़कियां ही जवाब दे रही है। लड़कों थोड़ा शर्म करो। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ये जो सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, इस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। और ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फाउंडेशन में लॉ को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक में आपका बिजनेस लॉ था और दूसरे में आपका बीसीआर था, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। यहां पे सीए इंटर में आपके लॉ के सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला वाला जो हिस्सा है दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट लॉ। और ये जो कॉर्पोरेट लॉ है दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 60 मार्क्स। एंड अदर लॉज में आपको पढ़ाए जाने वाले हैं 4 एक्ट्स। सो बेसिकली आपका पूरा लॉ का जो सब्जेक्ट है उसको इंस्टीट्यूट ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। Corporate law is for 60 marks, whereas other laws is for 40 marks. Corporate law जो 60 marks है उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको एक ही एक्ट पढ़ना है। और ये जो एक्ट है जो आपको 60 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस। अब आप बोलोगे मैम 148, सिर्फ 148? जी हाँ बेटा, सिर्फ 148 सेक्शंस, क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है दिस कंप्राइजेज ऑफ इन ऑल 470 सेक्शंस। तो आपका पूरा कंपनीज एक्ट 470 सेक्शंस का है। ये 470 सेक्शंस में से इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 148 जो है वो सीए इंटर में इंट्रोड्यूस किया है। सो बेसिकली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंस्टीट्यूट ने हल्का सा डोज आपको सीए इंटर में दिया है, बाकी की पूरी कहानी जो है वो आपको पढ़ाई जाने वाली है वहां पे मतलब कहां पे? सीए फाइनल में, जहां सीए फाइनल में आपको 149 से लेकर 470 सेक्शंस पढ़ाए जाने वाले हैं। आपको खैर थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन फाउंडेशन में हुआ था, बट दैट वाज ओनली द बेसिक्स। कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, उसके अलावा इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था एट द फाउंडेशन लेवल। बट नाउ एट द इंटर लेवल you actually have to study in detail all the sections starting from section number 1 ending on section number
148 और ये 148 सेक्शंस जो है उसका वेटेज आपके करिकुलम में रहने वाला है ऑफ 60 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स। तो 100 में से 60 मार्क्स आपका एक ही एक्ट के लिए डेडिकेटेड है, विच इज द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें पूरी की पूरी एक्ट नहीं पढ़ाई जाने वाली है आपको, सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस पढ़ाए जाने वाले हैं। एंड अदर लॉज जो है, अदर लॉज द सेकेंड हिस्सा ऑफ आर करिकुलम, अदर लॉज में आपको पढ़ाया जाने वाले हैं 4 एक्ट्स। आपको पढ़ने होंगे कितने एक्ट्स? 4 एक्ट्स। अदर लॉज इज फॉर 40 मार्क्स और ये जो अदर लॉज है उसमें आपको पढ़ाए जाने वाले हैं 4 एक्ट्स। कौन से 4 एक्ट्स? सबसे पहला एक्ट जो आपका और मेरा सबसे फेवरेट एक्ट है, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सब लोगों ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, बट जो आपने सीए फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, दैट वाज ओनली द बेसिक्स। दैट वाज ओनली द बेसिक्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, साथ साथ में ब्रीच अगर हुआ है तो क्या, परफॉर्मेंस के बारे में, और लास्ट यूनिट जो था दैट वाज कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसी पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था। आपको फाउंडेशन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे, 75 सेक्शंस, दैट इज इट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स वाज द एंड ऑफ फाउंडेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट वहां पे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म नहीं हुआ था, आप लोगों को अभी भी पढ़ना था द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, और यही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं इन सीए इंटर। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी शुरुआत हम कल से करने वाले हैं। अब आप पूछोगे ना मैम, कल से हम लोग सिलेबस शुरू करने वाले हो, कल आप कौन सी एक्ट पढ़ाने वाले हो? कल मैं पढ़ाने वाली हूं आपको द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके मैं आपको पढ़ाने वाली हूं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी एंड एजेंसी। ये 5 काइंड्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके बारे में होने वाले हैं कल से इनफैक्ट हम लोग उसकी पढ़ाई जो है वो शुरू करने वाले हैं। ओके, सो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में वी विल बी लर्निंग इन सीए इंटर। दिस इज वन out of the 4 acts that we have in other laws. The second act that we have in other laws is the Negotiable Instruments Act 1881. Negotiable Instruments Act. Promissory note, bills of exchange and checks. क्या होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, इनकी कौन कौन पार्टीज होती है, इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, राइट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, अगर चेक डिसऑनर हुआ तो फिर हमारे पास क्या सारे राइट्स है, अगर हमने चेक को इशू कर दिया और बैंक ने गलती से उस चेक को डिसऑनर कर दिया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, तब क्या होगा, एक्सेप्टेंस कब कब जरूरी है, चेक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वी विल बी लर्निंग इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। द थर्ड एक्ट दैट वी हैव इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। In fact, this act is a kind of a guidance to you all. एक तो जनरल क्लॉजेस एक्ट है और दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये दोनों भी चीजें आपको सिखाती है कि कानून को कैसे पढ़ा जाता है, कानून को कैसे पढ़ा जाता है, इंटरप्रिट कैसे किया जाता है। अगर कोई चीज हमने एक्ट में लिखी है, उस एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, उस एक्ट को कैसे समझते हैं, उस एक्ट को कैसे इंटरप्रिट करते हैं, उसी के बारे में गाइडलाइंस दिए गए हैं इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड ऑल्सो इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। बेसिकली जनरल क्लॉजेस एक्ट को तो कभी कभार हम कहते हैं दिस इज द लॉ ऑफ ऑल लॉज। सो ये सारे लॉज का बाप है। लॉ को कैसे पढ़ते हैं उसका गाइडेंस जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया गया है।
कोई एक्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसके बारे में मैटर्स दिए गए इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो ऐसे करके रफली अराउंड 10 मार्क्स ईच हमारे 4 एक्ट्स है जो अदर लॉस का सिलेबस हमारा बनता है। तो अगर पूरा 100 मार्क्स का करिकुलम देखा जाए, 60 मार्क्स कॉर्पोरेट लॉ, जिसमें एक ही एक्ट है। कौन सी एक्ट है बोलो तो? कंपनीज एक्ट 2013, जिसके कितने सेक्शंस है? 148। और अदर लॉज में आप लोगों को पढ़ाए जाने वाले हैं 4 एक्ट्स: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और ऐसे करके 60 + 40 आप लोगों का बन जाता है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। वैसे तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, बट जब मैं आपको इंस्टीट्यूट का पेपर बताऊंगी, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चंस पूछती है फॉर 116 मार्क्स और समटाइम्स 120 मार्क्स। और इसमें से कंपल्सरीली यू हैव टू अटेम्प्ट आंसर्स ऑफ 100 मार्क्स। सो बेसिकली 116 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये 116 मार्क के क्वेश्चन पेपर में से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस जिसका वेटेज होता है इक्विवेलेंट टू 100 मार्क्स। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो ये हमारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में है। मेरे बारे में आप जानते हो? सो ओके, फॉर दोज हु डोंट नो, I am CA Ankita Patni and I've been teaching this subject from the past 10 years and यही सब्जेक्ट जो है मैं आप लोगों को CA इंटर में पढ़ाने वाली हूँ। एंड फेस टू फेस क्लासेस पुणे में होती है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट द फेस टू फेस क्लासेस are on hold. Apart from that, I also teach through the virtual mode in pan India level. तो जैसा आप मुझे देख रहे हो वैसे बाकी के बच्चे भी यूजुअली मुझे देखते हैं। और अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे मैम आप 25 सालों से पढ़ा रहे हो। सो यस, दैट इज समथिंग दैट आई स्पीक अबाउट इन द क्लास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, you all will really enjoy this subject with me, believe me, and I have the guarantee जितना मजा मुझे आया है इस सब्जेक्ट को बनाने में और प्रिपेयर करने में, उससे डबल मजा आप लोगों को आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सो वी विल रॉक इन दिस सब्जेक्ट। एक ही कंडीशन है, इज्जत में क्लास करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रही हूं उसको आपको फॉलो करना है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव टेकन माय क्लासेस, इट इज नॉट फॉर ओनली पासिंग द क्लासेस, वी आर गोइंग टू एम फॉर एन एग्जामिशन। एंड ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आई शेयर विथ यू इन द क्लास। ओके, चलो बढ़िया है। कुछ रूल्स है मेरे ये क्लास के, जिसमें से सबसे पहला रूल जो है वो ये है, यू ऑल हैव टू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। ठीक है, देखो अभी तक आपकी चारों भी सब्जेक्ट की क्लासेस हो चुकी है। आपका शायद अकाउंट्स के सर आनंद सर की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी क्लास नहीं हुई थी, बट मे बी बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो ही विल स्टार्ट विद द क्लासेस। बट यस, आपके 4 सब्जेक्ट्स है ग्रुप 1 में। यू हैव अकाउंट्स, देन लॉ, कॉस्टिंग एंड टैक्स। आई वांट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू हैव 4 नोटबुक्स ईच फॉर ईच सब्जेक्ट। एक अकाउंट्स के लिए, एक लॉ के लिए, एक कॉस्टिंग के लिए और एक टैक्स के लिए। ओके, तो मेरे सब्जेक्ट के लिए भी आपकी एक सेपरेट नोटबुक होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को क्लास में लिखाने वाली हूं। अगर आपने मुझसे फाउंडेशन की क्लास ली है, यू ऑल माइट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट दो माई सब्जेक्ट इज थियोरेटिकल, माई अप्रोच इज ऑलवेज प्रैक्टिकल। तो हर एक चीज के लिए मैं कोरिलेट करवाने वाली हूं कि अगर जैसे कि ऐसे हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बारे में सीख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी कि देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसकी मोर देन 90 सब्सिडरी कंपनीज है, या देखो कोल इंडिया लिमिटेड जिसकी 10 सब्सिडरी कंपनीज है। तो हम हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली देखेंगे। या अगर हम कॉर्पोरेट व्हील की लिफ्टिंग के बारे में देख रहे हैं, फ्रॉड के बारे में देख रहे हैं, हो सकता है मैं सत्यम के स्कैंडल के बारे में डिस्कस करूं। सो फॉर एवरी टॉपिक आई विल बी गिविंग यू ऑल प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जो हम लोग या तो टेक्स्ट बुक में लिखेंगे या तो उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में नोटबुक में लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। हर हफ्ते, नॉट इन द फर्स्ट वीक, मे बी फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स, एवरी वीक हम क्लासरूम में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
Simultaneously 2 to 3 questions would be for homework for you all to write down in your homes. So जिसके लिए मुझे आप लोगों की सेपरेट नोटबुक लगेगी. सेपरेट नोटबुक के साथ साथ मुझे लगेगा आप लोगों से कुछ स्टिक नोट्स है आप लोगों के पास? बताओ ना, स्टिक नोट्स और मार्कर पेन्स. जल्दी दो. मार्कर पेन्स भी है क्या किसी के पास? मार्कर पेन्स नहीं है क्या? ठीक है, चलो. है आपके पास? दोनों में आगे आ जाओ. हाँ, बेटर रहेगा, बैठ सकते हो तो. एक ही दो, कोई भी एक दे दो. सो आई वॉन्ट दी स्टिक नोट्स फ्रॉम यू ऑल. ओके, ये स्टिक नोट्स भी अलग अलग साइजेस में आती है. सो इससे आधी साइज की भी एक स्टिक नोट आती है. ये स्टिक नोट्स आपको लानी है. अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू गेट मार्कर पेन्स, परमानेंट मार्कर पेन्स. हाइलाइटर नहीं, मार्कर पेन्स है क्या? एक मिनट रुको, मेरे पास होगी. रुक जाइए. ऐसी मार्कर पेन्स होती है. ये जो परमानेंट मार्कर पेन्स है ये भी मुझे आप लोगों से चाहिए. और ये स्टिक नोट्स मुझे आप लोगों से लगेगी. ये थोड़ा बहुत स्टेशनरी जो है आप सब लोगों से एक्सपेक्टेड है. ओके, देखो ये सारी चीजें क्यों रिक्वायर्ड है. बहुत बार ऐसा होता है दैट वंस आई टीच ऑल. देखो अभी जनवरी स्टार्ट है और आपकी एग्जामिनेशन कब है? नवंबर में है. ह्यूमन ब्रेन पॉसिबल नहीं है हर चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो आप रिटेन कर पाओगे, रिकलेक्ट भी कर पाओगे और एग्जामिनेशन में प्रेजेंट भी कर पाओगे. हो सकता है जब तक आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हो चुकी है, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव फॉरगॉटन, दैट आई हैड टॉट इन क्लास. जितना भी अच्छा मैंने क्यों ना पढ़ाया हो, but even the brain has certain limitations. So what are we going to do? I am going to give you all practical real life examples which you all will be noting down and you all will be sticking those in the book itself. इससे क्या होगा, घर पे जब आप सेल्फ स्टडी करोगे या रिवीजन करोगे और वो एग्जाम्पल्स लिखे हुए को रीड करोगे, ऑटोमेटिकली ये सेशन जो है आपको रिकलेक्ट हो जाएगा कि हाँ, फ्रॉड के लिए मैम ने वो सत्यम का स्कैंडल बताया था, या पब्लिक कंपनी के लिए आईपीओ के लिए मैम ने वो डीमार्ट दमानी जी का एग्जाम्पल बताया था. तो ऑटोमेटिकली पूरा सेशन जो है आपको रिकलेक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट more effectively and efficiently as compared to not writing these things down. And that is why what I personally suggest to all of my students is that please write it down. क्योंकि एक बार लिखना is equal to 7 बार रीड करना. और जब आप खुद ही एग्जाम्पल्स लिखते हो ऑटोमेटिकली और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है. These are like your tools, just like जब आर्मी, इंडियन आर्मी फाइट करने के लिए बैटलफील्ड में उतरती है, उनके पास उनके वेपन्स रहते हैं जिससे वो फाइट करते हैं. सिमिलरली फॉर अस एज सीए स्टूडेंट्स, हमारे जो वेपन्स है आर द कैलकुलेटर्स, दीज मार्कर पेन्स एंड दीज स्टिकी नोट्स. विदाउट दीज थिंग्स हम लोग बहुत वल्नरेबल है दैट वी माइट फेल, वी माइट फॉल. सो वी डोंट वांट दीज थिंग्स टू हैपन विद आवरसेल्व्स. और उसके अलावा जब कभी भी आप नोटबुक में लिख रहे हो, दिस इज माई सजेशन, माई पर्सनल सजेशन, दैट यूज ओनली अ ब्लैक बॉल पेन. वाई? आई विल गिव यू द रीजन वाई दिस इज माई सजेशन. इंस्टीट्यूट ना अपने एग्जामिनेशन में कंपल्सरी किया हुआ है दैट स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट द पेपर ओनली यूजिंग अ ब्लैक बॉल पेन. यू कैन नॉट इवन यूज ब्लू कलर इंक. और पिंक मेरा फेवरेट कलर है, ग्रीन इज लकी फॉर मी, वो तो होने ही नहीं वाला है. तो एक ही कलर पेन अलाउड है एंड दैट इज अ ब्लैक कलर बॉल पेन, वो भी बॉल पेन. ओके, तो जो पेन से आप एग्जामिनेशन में लिखने वाले हो वही मैं तो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, वही पेन से आप क्लास में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना. क्योंकि स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस लेटर ऑन. वंस यू आर हैबिचुएटेड टू द पेन, आपकी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है. एक एंड मोमेंट पे अगर आप आपकी पेन चेंज करोगे, हो सकता है यू आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग द पेन, which might decrease your speed in those 3 hours of the examination, which we can't take at risk. It is not necessary कि आपकी पेन पार्कर पेन होना जरूरी है, 500 रुपए की, 600 रुपए की पेन. You can use a normal Reynolds की बॉल पेन. ओके, मैं ऐसे कुछ फैंसी पेन्स और ब्रांडेड पेन्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. सिंपल रेनॉल्ड्स की बॉल पेन है तो भी चलेगा, विल नॉट मेक अ डिफरेंस. बट यूज अ पेन
which you have decided that you will be using for the final examination right from today. Okay? और मेरा सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल, सो यू हैव टू मेक इट श्योर आपकी हैंडराइटिंग एटलीस्ट रीजनेबली गुड है. अच्छा ठीक है, आपकी नोटबुक को आपको सजाना है तो आप मल्टी कलर पेन्स यूज कर सकते हो, दैट इज योर ओन चॉइस. ओके, बट एग्जामिनेशन जब कभी भी होगा, क्लास में भी हम लोग टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं. देयर आर गोइंग टू बी 3 टेस्ट ड्यूरिंग द क्लासेस, और क्लासेस खत्म होने के बाद 2 टेस्ट होने वाले हैं. तो कुल मिला के आप लोगों के 5 टेस्ट होने वाले हैं. ये टेस्ट में भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूं दैट यू ऑल कैन ओनली यूज अ ब्लैक बॉल पेन. नो अदर कलर पेन्स विल बी अलाउड. अगर आपने ब्लू, पिंक, रेड, येलो में लिखा है, योर पेपर्स विल नॉट बी चेक्ड. ओके, सो नोटबुक्स में यू आर फ्री टू यूज एनी कलर पेन. बट जहां तक मेरे क्लास टेस्ट की बात है, 5 क्लास टेस्ट होने वाले हैं और आपका इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन होने वाला है. इन टेस्ट में आपको कंपल्सरीली ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना होगा. ठीक है, आज आप लोगों ने नोटबुक्स लाई है, जो आप लोग तो घर पे ही देख रहे हो, खैर सारे लेक्चर्स, तो कोई टेंशन ही नहीं है. आप लोग क्या करोगे, ये जो पीपीटी है उसको लिखोगे एंड देन आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द फर्स्ट कंसेप्ट. लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनाते हैं और रूल्स क्या होते हैं. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपके नोटबुक के पहले पेज पे आपका नाम, सरनेम लिख दोगे, सब्जेक्ट का नाम, मेरा नाम लिख दोगे, एंड देन ऑन द फर्स्ट पेज you all will write down the name of the subject and the content. Okay? check. Virtual students, आप लोगों ने भी लिखना है. According to the notification issued by Maharashtra government, we are not able to conduct face-to-face classes till 15th of Feb. अगर उसके बाद restriction हट जाता है, it might happen that we may announce a face-to-face batch. But currently, no face-to-face batches are being conducted in Pune. So everything is virtual. Are you all done? Check. Are you all done with the writing part? ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें से 70 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है और 30 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. एमसीक्यूज, एक सवाल, 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो. Okay. So I think you all are done with the writing part. जैसे मैंने अभी कहा, मैं वापस से रिपीट करना चाहती हूँ. अभी तो देर आर नो फेस टू फेस बैचेस इन पुणे बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड फेस टू फेस क्लासेस विल नॉट बी कंडक्टेड टिल द 15th of Feb. उसके बाद अगर परमिशन मिलती है, वी विल बी अनाउंसिंग वन मोर बैच आफ्टर द फाउंडेशन रिजल्ट, विच मे बी अ फेस टू फेस बैच इफ कोविड इज अंडर कंट्रोल, जिसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं. 3 महीने तो आई डोंट थिंक सो. नो डीशा एंड भव्या, नो. Okay. So I'm assuming that you all are done with the writing part. Let us move ahead. अच्छा, एक बार वापस से क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सब्जेक्ट का क्या नाम है? सब्जेक्ट का बोलो तो. कॉर्पोरेट एंड
अदर लॉज। क्या है सब्जेक्ट का नाम? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। लॉ और एक्ट, ये दोनों शब्द सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। मतलब इन द सेंस, शब्द अलग अलग है इन द सेंस, क्या उनका मीनिंग अलग अलग है? क्या सेम है उनका मीनिंग? अलग है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कैसे अलग अलग है दोनों शब्द? लॉ और एक्ट कैसे एक दूसरे से अलग अलग है? विच इज अ ब्रॉडर वर्ड? नहीं पता। आप लोग कुछ कहना चाहोगे? डोंट नो, वन ऑफ द अबव। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ओके, लॉ इज अ ब्रॉडर वर्ड एज कंपेयर टू एन एक्ट। जब मैं लॉ कहती हूं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं? लॉ पढ़ा रही हूं या एक्ट पढ़ा रही हूं? सब्जेक्ट का नाम ही बोलो ना, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको? लॉ पढ़ा रही हूं या एक्ट पढ़ा रही हूं? अरे बोलो ना, लॉ पढ़ा रही हूं कि एक्ट पढ़ा रही हूं? लॉ पढ़ा रही हूं। जब मैं आपको कहती हूं ना मैं आपको लॉ पढ़ा रही हूं, जैसे फाउंडेशन में मैंने आपको बिजनेस लॉ पढ़ाया। लॉ लॉ जब कभी भी पढ़ाया जाता है, लॉ में एक्ट तो हम पढ़ते ही हैं। लॉ में हम एक्ट तो पढ़ते ही है। एक्ट के साथ साथ हम रूल्स भी पढ़ते हैं। एक्ट के साथ साथ हम रूल्स भी पढ़ते हैं। और रूल्स के साथ साथ हम केस लॉज भी पढ़ते हैं। रूल्स के साथ साथ हम क्या करते हैं? केस लॉज भी पढ़ते हैं। जैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्ट पढ़ना लॉ पढ़ना है, बराबर है। बट जब हम लॉ पढ़ते हैं, एक्ट के साथ साथ हम बहुत सारे केस लॉज भी पढ़ते हैं। फाउंडेशन में आपको याद है हमने बहुत सारे जजमेंटल केस लॉज देखे थे, जैसे चिन्नैया वर्सेस रमैया। क्या आप लोगों को याद है चिन्नैया वर्सेस रमैया? फिर हमने और एक बहुत फेमस केस लॉ पढ़ा था, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। या तो और एक बहुत फेमस केस लॉ था, लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो ये सब क्या थे? ये सब केस लॉज थे। ये सब क्या थे? केस लॉज। केस लॉज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्ट। केस लॉज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्ट। क्या हुआ था? लॉ बनाने वालों ने तो एक्ट बना ली, कानून बनाने वालों ने तो क्या किया है? एक्ट्स बना ली है। बट एक्ट्स बनने के बाद कुछ कुछ लोगों के ओपिनियंस में डिफरेंसेस आने लग गए। लोगों के अप्रोच में, इंटरप्रिटेशन में डिफरेंसेस आने लग गए। और इसी डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए दे वेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और फिर कोर्ट के सामने वो कहते थे कि हे जज साहब देखो, हमारे मुताबिक, जैसे चिन्नैया वर्सेस रमैया में, चिन्नैया कहते हैं कि मुझे ये एन्युटी का अमाउंट मिलना चाहिए जो रमैया ने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था। और रमैया कहती है नो नो जज साहब देखो, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है मेरे और चिन्नैया के बीच में, सो व्हाई विल आई पे दिस एन्युटी टू हिम। गेटिंग दिस? तो दोनों के ओपिनियंस और अप्रोचेस सेम एक्ट के लिए अलग अलग थे। कौन सही है कौन गलत है ये हम नहीं डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? जुडिशियल सिस्टम। कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है कि लॉ मेकर ने कानून में ये जो चीज लिखी है उसका मतलब ये है। तो इस केस में चिन्नैया सही, रमैया गलत, और रमैया का एन्युटी का अमाउंट चिन्नैया को देना पड़ेगा। ये कौन डिसाइड किया है? जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये जो जजमेंट है इज इक्विवेलेंट to our law, and we have to follow the principles laid down in this judgment. Basically चिन्नैया वर्सेस रमैया एक्ट में नहीं दिया गया है, इट्स अ केस लॉ दैट वी हैव लर्न्ड। और इसका डिसीजन कोर्ट ऑफ लॉ में आया है, जिसको बेसिस पकड़ के अगर कोई दूसरा कुछ घटना होता है जो सिमिलर लाइन पे है, उसके लिए भी हम कहेंगे कि देखो
ऐसी सारी चीजें ना चिन्नैया वर्सेस रमैया में भी हुई थी, और उसमें जज साहब ने ये डिसीजन दिया था, तो हमारे वाले केस में भी ऐसा ही होने वाला है. So, it's not a part of the act, but it is a part of the broader word which is known as law. तो law में acts तो होते ही है, act के साथ साथ क्या होते हैं, केस लॉज. और केस कंपनीज एक्ट में भी हमने केस लॉजेस देखे थे. Salomon versus Salomon, Lee versus Lee Air Farming, Gusdar versus the Commissioner of Income Tax, टर्क्वाइंड वर्सेस द रॉयल ब्रिटिश बैंक. बहुत सारे केस लॉज हमने फाउंडेशन लेवल में देखे थे. तो ये पार्ट होता है लॉ का. लॉ का मैं क्या पढ़ा रही हूं आप लोगों को, एक्ट क्या, लॉ. लॉ. तो अगर हम इंटर में भी लॉ पढ़ रहे हैं, एक्ट के साथ साथ क्या बहुत सारे केस लॉज भी पढ़ने वाले हो. हाँ, आप बहुत सारे केस लॉज भी पढ़ने वाले हो. अलोंग विथ एक्ट्स एंड केस लॉज, what you will also be learning are various rules. What are you all going to learn? Rules. क्या पढ़ने वाले हो, रूल्स. बहुत सारे एक्ट्स के, जिसमें से कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस की वन ऑफ द एक्ट्स है. एक्ट्स में आते हैं बहुत सारे रूल्स. ओके तो बहुत बार जब आप देखते हो ना, एक्ट में लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. जैसे आपने फाउंडेशन लेवल में कंपनीज एक्ट आपने देखा था, उसमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपने देखी थी. एक ही मिनट. ओके चेक. सो यस, मैं क्या बोल रही थी, रूल्स के बारे में. आपने फाउंडेशन में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखी थी. स्मॉल कंपनी की, स्मॉल कंपनी के लिए कहा गया था अ स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इतने से ज्यादा है, जिसका टर्नओवर इतने से ज्यादा है, और एन हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और एन हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स. सो बहुत बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजों से रिलेटेड रूल्स बनाता है. ये रूल्स को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. रूल्स के बिगर हमारी एक्ट जो होती है वो अधूरी होती है. आपने इलीगल एसोसिएशन की डेफिनेशन भी फाउंडेशन में पढ़ी है. इलीगल एसोसिएशन 50 से ज्यादा मेंबर्स है, हम आपको पार्टनरशिप फर्म कह नहीं सकते हैं, और आपने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर किया नहीं है, तो आपके एसोसिएशन को माना जाएगा एज एन इलीगल एसोसिएशन. क्या माना जाएगा, इलीगल एसोसिएशन. ये जो 50 की लिमिट है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स. ओके तो देखो, रूल्स भी आपको पढ़ने होंगे जब कभी भी आप कोई एक्ट को पढ़ते हो. अगर आपने रूल्स को नहीं पढ़ा है, एक्ट का पढ़ना बेकार है. तो अगर मैं आपको लॉ पढ़ा रही हूं, लॉ में सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ाने वाली हूं मैं, एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ाने वाली हूं रूल्स, एंड अलोंग विद दैट वी आर गोइंग टू लर्न वेरियस केस लॉज व्हिच हैव हैपेंड टू द कंसर्न्ड सेक्शंस. ये सब चीजें जब आप पढ़ते हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने लॉ पढ़ा है. सिर्फ एक्ट पढ़ना इज नॉट लॉ को पढ़ना. एक्ट के साथ साथ रूल्स एंड केस लॉज भी जब आप पढ़ोगे, तभी माना जा सकता है कि आपने लॉ को अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, तो बताओ मुझे, लॉ इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. क्या होता है कानून, लॉ क्या होता है बोलो तो, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट. लॉ तो आपने समझ लिया, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. तो एक्ट का क्या मतलब होता है, एक्ट
इस शब्द का क्या मतलब होगा? पार्लियामेंट से जो पास होता है उस लेजिस्लेचर को कहते हैं एज एन एक्ट. बट व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्ट? एक्ट मतलब कानून. वाह वाह नंदिनी, क्या बात है. ओके चलो एक काम करती हूं, मैं आपको बताती हूं. क्या आपने कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट देखा है कभी कि नहीं? कोई भी बेयर एक्ट देखा है आपने? नहीं? कोई बात नहीं, मैं बताती हूं आपको. सुमित गुप्ता, क्या बात है, वेरी गुड. Act is nothing but it is a combination of section and subsection, clause and subclauses. Act is nothing but it is a combination of section plus subsection plus clause and subclauses. जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, देखो आपके स्क्रीन पे, इट इज अ बेयर एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. ये कंपनीज एक्ट जो है, मैंने आपको थोड़े देर पहले ही बताया, ये पूरा का पूरा एक्ट जो है, इट कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 470 सेक्शंस. ये पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है, इट कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 470 सेक्शंस. बट अब ये सेक्शंस के कुछ बच्चे हैं, इन बच्चों के भी कुछ बच्चे हैं, और इन बच्चों के भी कुछ बच्चे हैं. उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज. एक सिंपल एग्जांपल लेती हूं जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में किया है. कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा है सेक्शन नंबर से 7 रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. ये देखो कंपनीज एक्ट में कुल मिला के अगर आप देखोगे, लास्ट सेक्शन नंबर जो है 470, पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टीज. नजर आ रहा है? 470 सेक्शंस है पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में. जिसमें से कुछ कुछ सेक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं एट द फाउंडेशन लेवल. ये देखिए सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 किससे रिलेटेड है? आपको यहां पे बोल्ड में नजर आ रहा होगा, बता सकते हो मुझे सेक्शन नंबर 7 किससे रिलेटेड है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. सेक्शन 7 का जो हेडिंग है, कौन सी क्लास के लिए आए हो? सॉरी, चेक. ओके, सेक्शन नंबर 7 जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. अगर आप ये सेक्शन 7 के अंदर देखते हो, वहां पे उसके कुछ सब पॉइंट्स है. देखो जैसे कि सब पॉइंट नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, ये सब पॉइंट नंबर 1, अरे नजर आ रहा है या नहीं? उसके बाद 1 के कुछ बच्चे, ए बी सी, नजर आ रहा है या नहीं? डी ई एफ जी. फिर 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7. तो अगर मुझे कुछ पॉइंट पढ़ना है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सेकंड पॉइंट पढ़ना है, सेकंड पॉइंट, तो अब मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी आई एम रीडिंग सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2. मैं क्या बोलूंगी? आई एम रीडिंग सेक्शन नंबर 7 subsection 2 of the Companies Act 2013 states that the registrar, on the basis of documents and information filed under subsection 1, shall register all the documents and information. और उसके हिसाब से रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा. तो जब मैं ये सेंटेंस पढ़ती हूं, मैं कहती हूं आई एम रीडिंग
section number 7, subsection 2 of the Companies Act 2013. अगर मैं ये A वाला पॉइंट रीड कर रही हूं, 1 का A, मैं क्या कहूंगी? मैं रीड कर रही हूं सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन 1, क्लॉज A. सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन 1, क्लॉज A कहता है कि मुझे इनकॉर्पोरेशन के वक्त मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करना होता है. नहीं आई बात समझ में? आई या नहीं आई? अच्छा, अगर मैं ये पॉइंट बी पढ़ रही हूं, मैं पॉइंट बी नहीं कहूंगी, मैं एक्ट पढ़ रही हूं ना, तो मुझे कानून की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी. तो मैं ये नहीं कह सकती हूं मैं 7 का 1 का बी पॉइंट रीड कर रही हूं. मैं क्या कहूंगी कानून की भाषा में? आई एम रीड सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन 1, क्लॉज बी. क्लॉज बी जो कह रहा है कि मेरे को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो साइन किया जाएगा ईदर बाय एन एडवोकेट और अ सीए और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. और ये जो डिक्लेरेशन है वो ये बताएगा कि हर वो कोई चीज जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए लगती है वो मैंने करी हुई है. नहीं आई बात समझ में? अरे आई या नहीं आई? वैसे ही लास्ट बस, अगर मुझे ये सी पॉइंट रीड करना है, मैं क्या कहूंगी? मैं क्या रीड कर रही हूं बोलो? देखो ऐसे लिखते हैं उसको. सेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन 1, क्लॉज सी. और फिर वो कहेगा दैट आई विल रिक्वायर टू सबमिट एन एफिडेविट. गेटिंग दिस और नो? एफिडेविट बाय द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स that they were not involved in the fraud relating to any formation, promotion or management of a company in the past 5 years. Getting this or no, my dear friends? So basically कोई भी act जब आप पढ़ते हो, act is nothing but it is a combination of section plus subsection and clause and subclauses. Getting this or no, my dear friends? तो देखो यहाँ पे वही नजर आ रहा होगा आप लोगों को. अगला पीपीटी जो है वो यही कहता है act is nothing but it is a combination of section plus subsection plus clause and subclauses. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्ट्स पढ़ने वाले हैं या लॉ पढ़ने वाले हैं? लॉ. तो अगर हम लॉ पढ़ने वाले हैं, एक्ट के साथ साथ क्या हम रूल्स भी देखेंगे? प्लस क्या हम केस लॉज भी देखेंगे? यस, वेरी गुड. नोटबुक्स है आप लोगों के पास? अच्छा, कौन सा ब्रॉडर वर्ड है एक्ट के? लॉ. लॉ. ब्रॉडर मतलब वाइडर टर्म कौन सा है? लॉ है ना, क्योंकि लॉ के अंदर एक्ट है. अरे हाँ है ना? और एक्ट के साथ साथ रूल्स भी है और केस लॉज भी है. तो बड़ा सुपर सेट लॉ है. और लॉ के अंदर छोटे छोटे सबसेट्स जो है उसमें से कुछ एक्ट है, कुछ केस लॉज है और कुछ रूल्स है. तो अगर ब्रॉडर वर्ड में पूछूं तो ब्रॉडर वर्ड इज गोइंग टू बी लॉ एंड नैरोअर वर्ड वुड बी एक्ट. ठीक है? सिर्फ एक्ट पढ़ने से बात बनेगी क्या? नहीं. एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे? क्या केस लॉज भी देखने पड़े? तब क्या पूरी पिक्चर समझ में आएगी? जी हाँ. तो अब नोटबुक में आप लिखने वाले हो एक्ट क्या होता है और लॉ क्या होता है, जिसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कोई भी एक्ट को कैसे बनाया जाता है. आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 सेंटेंसेस में लिख दो. लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज एंड subclause. Done?
Virtual students, are you all done with the writing part so that I can move to the next PPT? I think you all are done. ये भी लिख दीजिए. हो गया? ये भी लिख के हो गया? इतने जल्दी? पहले ही लिख दिया था आप लोगों ने? ओके. So I think everyone is done with the writing part. Let us move ahead. अब सवाल ये उठता है, how is any act made? कोई भी एक्ट कैसे बनाई जाती है? अब देखो, आपके हिसाब से मुझे बताइए, क्या मोदी जी के पास इतना समय है कि वो हर एक एक्ट बनाए? नहीं. सो nobody has the time to look into all the areas and make and draft acts, and you cannot also be an expert in all the fields. So मोदी जी ने क्या किया है? देश को चलाने के लिए अपनी सेना बनाई है. ओके. अलग अलग मिनिस्ट्रीज है और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अपने अपने हेड्स हैं, और हर एक मिनिस्ट्री जो है अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में काम करता है. तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज इन इंडिया अगर मुझे आपको बताना हो, ये देखिए, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है इंडिया में, आप लोग जानते ही होंगे. Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Education, Ministry of Railways, Ministry of Culture, Ministry of Defense, Ministry of External Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Law and Justice, Ministry of Planning, Ministry of Rural Development, Ministry of Science and Technology, Ministry of Steels, Ministry of Tourism and वगैरह वगैरह. बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है इंडिया में जो बनाए गए हैं, और हर एक मिनिस्ट्री का अपना होता है एक हेड, जिसको हम कहते हैं एज द कैबिनेट मिनिस्टर. जैसे आप लोग जानते हो कि बहुत फेमस मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिनकी कैबिनेट मिनिस्टर इज आवर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन. आप जानते हो इन्हें, इस व्यक्ति के इस चेहरे को क्या आपने देखा है? एक मिनट में आपको इस चेहरे को क्या कभी आपने देखा है? शी इज ऑल्सो द हेड ऑफ वन मोर मिनिस्ट्री. क्या आप बोल सकते हो मुझे? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एक मिनट रुको, ये देखो, ये रहा. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी जो हेड है इज निर्मला सीतारमन. और एक बंदे को आप जानते होंगे, मिस्टर अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. उनके हेड जो है, क्या आपने इस चेहरे को कभी देखा है? बहुत बार देखा है. इनके जो हेड है, इस मिनिस्ट्री के जो हेड है इज मिस्टर अमित शाह. तो इनकी अपनी एक टीम है और इनकी अपनी एक सेना है, और इसी के थ्रू अब अगर अमित शाह है अफेयर्स से रिलेटेड सारी चीजों को देखते हैं. या अगर मैं निर्मला सीतारमन के बारे में बात करूं, सो शी इज लुकिंग इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कंपनी से रिलेटेड क्या कोई नया कानून बनाना है, क्या कोई नए अमेंडमेंट्स लाने हैं, क्या कोई चीजों को विड्रॉ करना है, ये सारी चीजों के बारे में कौन देखता है? निर्मला सीतारमन एंड हर टीम. तो अब देखो, या तो निर्मला सीतारमन स्यू मोटो मतलब खुद होके, अगर उन्हें लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें कोई नया कानून बनाना जरूरी है,
तो वो अपने टीम के साथ क्या करेगी, एक ड्राफ्ट बनाना चालू कर देगी, विच इज अ प्रपोज्ड एक्ट। या तो कभी कभार ऐसा होता है, ये मिनिस्ट्रीज को मोदी जी बोलते हैं। जैसे मोदी जी ने निर्मला सीतारमण को कहा कि हम चाहते हैं इस फील्ड में आप कोई नया कानून बनाओ, तो कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग या तो स्यू मोटो मतलब समझता है वॉलेंटरीली, खुद होके, या तो गवर्नमेंट के बोलने से क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं। इस ड्राफ्ट को हम लीगल भाषा में कहते हैं अ बिल। क्या कहते हैं, बिल। तो बेसिकली अ बिल इज नथिंग बट इट इज अ प्रपोज्ड कॉपी ऑफ एन एक्ट दैट वी वांट टू पास इन द पार्लियामेंट। अभी तक वो एक्ट बनी नहीं है, इसलिए मैंने उसको एक्ट नहीं कहा, मैंने कहा है प्रपोज्ड कॉपी ऑफ एन एक्ट विच मे बिकम एन एक्ट। क्योंकि वो एक्ट बनी नहीं है इसलिए मैंने उसको ड्राफ्ट मतलब समझता है आपको, और रफ कॉपी। इट्स नॉट येट फेयर, इट्स नॉट येट पास्ड इन द पार्लियामेंट। हमने एक बिल बनाया है, या तो हमने स्यू मोटो बनाया है क्योंकि हमें लगता है इस फील्ड में अब कानून को आना जरूरी है, या तो मोदी जी ने, मतलब रूलिंग पार्टी ने, गवर्नमेंट ने हमको डायरेक्शन दिया है और कहा है हम चाहते हैं कि ये एरिया में कोई कानून बने। फ्रॉड बढ़ रहे हैं, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो हम चाहते हैं आप कोई कानून बनाइए। तो ये लोग क्या करें, ये लोग तो एक्सपर्ट्स है इस फील्ड में, ये लोग क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, बिल। ये जो ड्राफ्ट है, दिस ड्राफ्ट विल बी लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कौन कौन है, लोकसभा एंड द राज्यसभा। कौन कौन है, लोकसभा एंड द राज्यसभा। Once it is passed in both the houses of the parliament, Lok Sabha as well as the Rajya Sabha, it will go to our honorable President of India. The current President of India is Mr. Ram Nath Kovind. उनके पास जाएगा और जैसे उन्होंने कंसेंट दिया इस ड्राफ्ट को, ये ड्राफ्ट जो है, ये जो बिल है, this will be a act, this will become an act, this will become an act। तो देखो, सबसे पहले कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग या तो खुद होके या तो गवर्नमेंट के बोलने पे क्या बनाते हैं, एक बिल। क्या बनाते हैं, एक बिल। अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड एक्ट। This bill will be laid down in both the houses of the parliament. Which are both the houses of the parliament? Lok Sabha and the Rajya Sabha. Once it passes in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, it will go to the President of India. और एक बार प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, ये ड्राफ्ट, ये बिल बन जाएगा एक्ट। क्या बन जाएगा, एक्ट। इट विल बिकम एन एक्ट। बट अब मुझे बताओ, एक्ट बन गया, इसके बारे में क्या आम जनता को पता है? नहीं पता है। आपको और मुझे क्या पता मोदी जी ने निर्मला सीतारमण को क्या बोला, उन्होंने क्या ड्राफ्ट बनाया, क्या हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? या प्रेसिडेंट के पास कौन से ड्राफ्ट्स आते हैं साइन करने के लिए, आपको इस बारे में पता है? मुझे तो नहीं पता है। आम जनता को इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब जनता होना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें पता होगा तो ही तो वो कानून फॉलो करेंगे ना। फाइनली एप्लीकेबल किस पर होता है कोई भी कानून? आम जनता के ऊपर। बट अगर जनता को पता ही नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई कानून बना है, वो फॉलो कैसे करेगा? तो इसलिए आम जनता तक ये न्यूज पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट अपने पब्लिकेशन में वो कानून को नोटिफाई करता है। गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन होता है उसको हम कहते हैं एज द ऑफिशियल गैजेट। क्या कहते हैं? ऑफिशियल गैजेट। एक मिनट, मैं लाइव पिक्चर आपको बताती हूँ ऑफिशियल गैजेट का। ये देखो, दिस इज द गैजेट ऑफ इंडिया, GAZETTE। दिस इज द
ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। एक मिनट, इसको क्या हो गया? हाँ, अगर आप देखोगे कल के दिन ही 9 जनवरी, आज 10 जनवरी, कल के दिन ही ऑफिशियल गैजेट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ तो डिक्लेरेशन इशू किया है, नजर आ रहा है आपको? फिर 7 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कुछ नोटिफिकेशन डाला है। तो ये जो ऑफिशियल गैजेट है इंडिया का, वहां पे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एक्ट जो नया बनता है, कोई भी रूल नया आता है या कोई भी अमेंडमेंट अगर आता है, उसके बारे में पब्लिकेशन होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन में, विच इज नोन एज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। इट इज लाइक अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जैसे हमारे घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, उससे हमें देश और विदेश में क्या चालू है उसके बारे में खबर मिलती है। वैसे ही ये गैजेट ऑफ इंडिया जो है, उससे हमें ये समझ में आता है मिनिस्ट्रीज ने कौन से सारे नए रूल्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, एक्ट्स लाए हैं और उसी को पब्लिश किया जाता है यहाँ पे। और इसी नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि ये कानून कब से एप्लीकेबल होगा। नोटिफिकेशन तो होगा ही, बट नोटिफिकेशन में यह भी लिखा होता है कि ये कानून कब से एप्लीकेबल करवाया जाएगा। अगर डेट नहीं लिखी है कि कब से एप्लीकेबल करवाया जाएगा, जो दिन नोटिफिकेशन आया है उसी दिन से इमीडिएट इफेक्ट से उससे संबंधित रूल्स भी एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएंगे। गेटिंग दिस और नो गाइस? सो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट आम जनता तक पहुंच जाती है। जो भी मिनिस्ट्रीज में बातें की जा रही है या काम किया जा रहा है, अगर उसको एनफोर्स करना है, उसके बारे में न्यूज पब्लिक तक पहुंचानी है, वो कैसे पहुंचाया जाएगा? थ्रू द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। और उसी नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कौन सी वो तारीख है जिस दिन से ये कानून एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे बनती है कोई भी एक्ट। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो देखो, वापस से एक बार मैं आपको बताती हूँ कैसे कोई भी एक्ट बनता है। सबसे पहले कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग क्या बनाते हैं? एक बिल विच इज अ ड्राफ्ट। ये बिल विल बी लेड डाउन। जैसे अगर कंपनीज एक्ट बनाना हो, कंपनीज एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री बनाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनकम टैक्स एक्ट में अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो कंसर्न मिनिस्ट्री, मैंने आपको मिनिस्ट्रीज की लिस्ट भी बताई है। तो फाइनेंस से रिलेटेड होम अफेयर्स का मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? सो कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग अपने ही रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड एक्ट्स बनाते हैं। वो ड्राफ्ट बनाएंगे, दे विल ले इट इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। वंस इट इज पास्ड इन द लोकसभा and the Rajya Sabha, it will be given to the president for his consent. Once the president gives his consent, it will become an act. It will become an act. And then this act will be published in the official gazette. और उसी में लिखा जाएगा कि कब से ये कानून एप्लीकेबल होगा। Yes or no guys? ये लिख लेते हो? Yes.
Let me know once you are done with the writing part. Done? अरे हाँ या ना? तो बता सकते हैं मुझे एक्ट क्या होता है? एक्ट क्या होता है? एक्ट सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. लॉ क्या होता है? एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. कौन सा ब्रॉडर वर्ड है? लॉ. कौन सा नैरोअर है? एक्ट. एक्ट को कैसे बनाया जाता है? मिनिस्ट्री के लोग क्या बनाते हैं? पहले ड्राफ्ट. दे ले इट इन both the houses of the parliament, after which it goes to the president for his consent, and then it becomes an act, and this act will be published in the official gazette, जिससे आम जनता तक ये खबर पहुंच जाती है और उसी नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि कब से ये कानून जो है वो एप्लीकेबल रहेगा. अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. अगर आपने मेरी क्लास में एडमिशन लिया है, you all will also be provided with the books. किसी बच्चे ने पूछा है what about the books ma'am? So once you have taken the admission in my class, whether pen drive, Google Drive, live streaming, OTT does not make a difference. The fees are inclusive of my books. कौन सी books आपको दी जाएगी? Okay. So just one second. There is a set of 5 books that will be given to you. कितने बुक्स आपको मिलने वाले हैं? 5 बुक्स. एक मिनट में आपको बताती हूं. सबसे पहली 2 बुक्स जो है, वॉल्यूम नंबर 1A एंड वॉल्यूम नंबर 1B, दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट 2013. इंटरलॉ बुक्स एक बता देती हूं मैं आपको, कॉपी. ये देखो, जैसे ये वॉल्यूम नंबर 1A है. ओके, ये वॉल्यूम नंबर 1A और साथ साथ में आपकी है वॉल्यूम नंबर 1B. ये दोनों बुक्स जो है, ये दोनों बुक्स में आपके है कंपनीज एक्ट 2013 के 148 सेक्शंस. मैंने आपको कहा था आपका जो करिकुलम है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट लॉ में आपको एक ही एक्ट करनी है, विच इज द कंपनीज एक्ट 2013. बट ये एक्ट इज इन इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. उसमें आपको 148 सेक्शंस है. उसके लिए मेरी मेन 2 बुक्स है, वॉल्यूम नंबर 1A एंड वॉल्यूम नंबर 1B. इसको 1A और 1B इसीलिए दिया गया है क्योंकि दोनों भी कंपनीज एक्ट की है. सो बेसिकली वॉल्यूम 1 इज कंपनीज एक्ट, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ. वॉल्यूम नंबर 2 इज अदर लॉज. वॉल्यूम नंबर 2 इज अदर लॉज. तो बेसिकली अदर लॉज में आपको है 4 एक्ट्स: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड iOS. सो ये आपका जो सेकंड वॉल्यूम है 40 मार्क्स के लिए है. कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स. वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिला के बेसिकली आपका बनता है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल. क्या बनता है आपका? इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल. इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वही है वॉल्यूम नंबर 1 प्लस वॉल्यूम नंबर 2. ये बात मैं आपको गारंटी के साथ दे सकती हूं कि ये बुक्स के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है. क्यों? क्योंकि ये बुक्स मैंने लिखी है. नहीं, क्योंकि ये बुक्स जो है ये बनाई गई है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल. हमारी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल इज लाइक आवर होली बुक, समझ लो. जो भी आप धर्म मानते हो, जैसे कि क्रिश्चियंस की बाइबल होती है या हिंदूज की भगवत गीता होती है, दैट वैसी हमारी होली बुक्स है ये बुक्स. क्यों? क्योंकि इसी में से सब कुछ पूछा जाने वाला है. नथिंग विल बी आस्क्ड बियॉन्ड दिस. बट अब देखो, ये कंटेंट वाइज है, बट इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं बोलने वाला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट.
वो तो आपको क्वेश्चंस पूछने वाला है, या तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन या तो इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। आपने देखा है फाउंडेशन का एग्जामिनेशन आपने दिया है, फाउंडेशन का आपका पेपर रिटन पेपर ही था, तो जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूट आपको पूछेगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, ऐसा कभी नहीं पूछता इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट पूछेगा एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 5 मेंबर्स है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं, तो क्या कंपनी भी डिसॉल्व हो जाएगी? फिर आपको लिखना पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन और कंपनी का होता है सेपरेट लीगल स्टेटस। फिर आप समझोगे परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, सेपरेट स्टेटस क्या होता है। सेपरेट स्टेटस के लिए आप केस लॉस के नाम कोट करोगे और फिर आप बताओगे बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव वी मे कंक्लूड के मेंबर्स के डेथ से कंपनी को डिसॉल्व करना जरूरी नहीं होता है, और ये मेंबर्स के शेयर्स ट्रांसमिट होएंगे उनके नॉमिनीज को या लीगल हेयर को, एज द केस मे बी। गेटिंग दिस और नो? तो अब कंटेंट तो मैं आपको कंसेप्चुअली पढ़ा दूंगी, बट कंटेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस कैसे पूछता है ये भी तो समझना जरूरी है ना, क्योंकि थ्योरी एक चीज होती है और उसका एप्लीकेशन अलग चीज होता है। इसलिए मैंने बनाई है आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन बैंक। इसी क्वेश्चन बैंक में इंस्टीट्यूट ने पिछले 10 एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे अलोंग विद द सजेस्टेड आंसर्स दिए हैं मैंने। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा। आप याद कीजिए आपकी 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन, क्या कभी आपने सोचा था हम फेल हो गए या पास हो गए? हमने तो यही सोचा था पास हो गए, और वो भी डिस्कशन यही था 80+ के 90+, था या नहीं? क्यों था आपको पता है? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, आपने बहुत प्रैक्टिस की थी फॉर द एग्जामिनेशन। 10th की पढ़ाई 10th में नहीं, आपने 9th स्टैंडर्ड में ही शुरू कर दी थी। कुछ याद है आप लोगों को? 9th का वेकेशन हुआ तभी से आप लोगों की 10th की पढ़ाई चालू हो गई थी। 9th का वेकेशन समर ब्रेक ऐसा कुछ था ही नहीं, ट्यूशंस चालू हो गए, स्कूल के एक्स्ट्रा लेक्चर्स चालू हो गए। 8th स्टैंडर्ड से हमें यही मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, 10th बोर्ड 10th बोर्ड 10th बोर्ड, सीरियसनेस सीरियसनेस सीरियसनेस। सो बेसिकली 2 साल से हम वही कर रहे हैं, 10th की पढ़ाई कर रहे हैं। 9th का भी थोड़ा सा करिकुलम छोड़ दिया और 10th की पढ़ाई कर ली हमने। इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हम फेल होना सोच भी नहीं सकते। वैसे अगर देखा जाए 9th और 10th की पढ़ाई भी काफी डिफिकल्ट थी उस एज के हिसाब से। जब भी हम कोई एग्जामिनेशन क्लियर करते फिर हमें लगता है कि जो हमने पिछला पढ़ा था वो इजी था। जब तक क्लियर नहीं करते ऐसे ही लगता है कि भाई कितना डिफिकल्ट है। 1st स्टैंडर्ड में भी वही फीलिंग थी और 5th स्टैंडर्ड में भी वही फीलिंग थी। जब 4th स्टैंडर्ड से बच्चा 5th में आता है, हाई स्कूल में, बच्चा सच में खो जाता है कुछ महीनों के लिए। ऐसे लगने लग जाता है कितना, या सीनियर केजी से बच्चा जब 1st स्टैंडर्ड में आ जाता है उसको समझ में ही नहीं आता 6 महीने क्या हो रहा है उसके साथ। बट एक बार वो 5th क्लियर या 1st क्लियर कर लेता है, बच्चों को लगता है कितना इजी था वो, खामा में डर रहा था। ऐसा हुआ है नहीं आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो हुआ है। वैसा ही हमारा इंटर है, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि कितना डिफिकल्ट है वो, जो आपको फाउंडेशन के लिए फीलिंग था। बट एक बार आप फाउंडेशन क्लियर कर दोगे और इंटर को देखोगे आपको लगेगा फाउंडेशन कितना इजी था, अननेसेसरी में डर रहा था। द सेम थिंग इज फॉर इंटर ऑल्सो। कोर्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव मी। और मैं ये इसीलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया है, ये इसीलिए मैं कह रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं इट इज इजी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको लगेगा अरे आइंस्टाइन का बाप होना पड़ेगा ये टॉपिक समझने के लिए। सब कुछ इजी है। हाँ, सिर्फ एक बड़ा चैलेंज है और वो ये है कि आपका जो सिलेबस है इट इज लाइक अ पहाड़, बहुत ज्यादा है, और समय जो आपको दिया है ना वो चींटी जितना है, और वो पूरा पहाड़ पार करना इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग चैलेंज। चलना शुरू किया तो आप पार कर लोगे, ये गारंटी है, बट समय के अंदर कंप्लीट करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। और इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा आधी जंग तो आप अभी जीत चुके हो क्योंकि आप बाकी के बच्चों से ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीना आगे हो। बाकी बच्चे वेट करेंगे रिजल्ट कब आएगा, 10 दिन खुशी मनाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे और उसके बाद पढ़ना चालू करेंगे। और आप लोग तब तक काफी आगे निकल चुके होंगे क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट 1 महीना, कितने सारे सेशंस आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो आप तो ऑलरेडी पहाड़ चढ़ चुके होंगे और उन्होंने तो शुरुआत भी नहीं की होगी। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो इसीलिए मैंने साथ साथ में और एक सबसे बेस्ट थिंग जो मैंने बनाई है दैट इज द समरी नोट्स। ये वॉल्यूम 1A 1B और वॉल्यूम 2 की समरी मैंने बनाई है जिस बुक का नाम है द चार्ट बुक। ये चार्ट बुक अगर आप देख रहे होगे हार्डली 50 पेजेस की बुक है,
बट समरी बुक है, इसका ये मतलब नहीं है मैंने कुछ कुछ सेक्शंस हटा दिए, कुछ उड़ा दिए, कुछ भी नहीं. एवरीथिंग इज देयर विच इज देयर इन द मेन बुक बट इन शॉर्ट. इसलिए इसको कहा जाता है समरी नोट्स या तो चार्ट बुक. एक बार आपकी मेन रीडिंग से रीडिंग हो गई ना, अब आपको बार 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 उस बुक से रीडिंग करने की जरूरत नहीं है. आपने ये चार्ट बुक पढ़ लिया, आपका पूरा कंटेंट जो है वो रिवाइज हो गया. तो इसीलिए ये चार्ट बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब प्रेपरेटरी लीव में आप पढ़ाई कर रहे हो, जहां पे बच्चा ये वॉल्यूम से लड़ते बैठेगा, वॉल्यूम 1A, 1B, वॉल्यूम 2, उसका एक रिवीजन के समय के हिसाब से आपके 4 रिवीजन इस चार्ट बुक में से हो जाएंगे. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस. जो आपने 10th स्टैंडर्ड में फिलॉसफी इस्तेमाल की थी, वही फिलॉसफी हम इंटर में यूज करेंगे. जितनी बार आप पढ़ाई करोगे उतनी बार आपका ब्रशिंग अप ऑफ नॉलेज होगा और कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और ऐसा लगेगा कि और कुछ नया है ही नहीं, सब कुछ आ रहा है. और प्रैक्टिस तो हम क्लास में और होमवर्क में करने ही वाले हैं. सो देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी अनटच्ड और विच इज नॉट गोइंग टू बी टॉट और प्रैक्टिस्ड. तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप कभी सोचोगे ही नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा, पता नहीं पास होगा फेल होगा. सिर्फ हमें पास तो होना ही है, सिर्फ पास नहीं होना है, हमें एग्जामिनेशन के साथ क्लियर करना है. एंड दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस चार्ट बुक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने फाउंडेशन अगर मुझसे किया होगा तो आप लोग जानते होंगे माय नोट्स आर आल्सो कलरफुल नोट्स. फर्स्टली दिस सब्जेक्ट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैंने कलर्स का इस्तेमाल किया है, बट नॉट फॉर टाइम पास पर्पस. द कलर्स दैट आई हैव यूज्ड हैव अ मीनिंग इन देम. तो अगर आप देखोगे मैंने ब्लू कलर यूज किया है. All these words that are highlighted in blue are the keywords. तो जब आप पहली रीडिंग भी घर पे करते हो ना, फुल 1-to-1 रीड करने के बाद जब आप रिवीजन करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको पूरा कंटेंट रीड करने की जरूरत नहीं है. ब्लू वर्ड्स को आप रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो सेक्शन कहता क्या है. All these are the keywords, the important words which you have to quote in the examination. एग्जैक्ट लैंग्वेज में तो लिखना पॉसिबल नहीं है, बट अगर ये कीवर्ड्स आपने लिख दिए तो कीवर्ड्स के हिसाब से यू कैन ड्राफ्ट द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज. अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं कहीं पे देखो आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स. ऑल दीज आर द अमेंडमेंट्स. क्या है ये? अमेंडमेंट्स. लॉ का सब्जेक्ट है तो आप लोग जानते हो बदलते वक्त के साथ कानून को भी बदलना जरूरी है. और कानून अगर बदलना है, वी आर टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर सपोज टू बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट. बदलते लॉस के बारे में जानकारी हमें होना जरूरी है. तो यही जानकारी दी गई है इन दिस बुक. ऑल योर बुक्स आर अपडेटेड बुक्स. आपको मिलनी चाहिए, आई विल टेल यू, एडिशन 10. कौन सी नोट्स आपको मिलनी चाहिए? एडिशन 10, which is going to be applicable for your attempt, जिसमें अभी तक इंस्टीट्यूट ने जो भी अमेंडमेंट्स नोटिफाई की है वो इनकॉर्पोरेटेड है. और जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो मैंने जानबूझ के येलो में हाईलाइट किए हैं क्योंकि वो अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो अब जब कभी भी आप नोट्स को खोलोगे और ये हाईलाइटेड पैच आपको नजर आएगा, यू विल अंडरस्टैंड, हाँ ये सेक्शन है स्मॉल कंपनी जिसमें अमेंडमेंट है. हो सकता है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपने फाउंडेशन में कुछ और पढ़ी होगी और यहाँ पे आप और कुछ पढ़ोगे क्योंकि यहाँ पर आया है एक अमेंडमेंट. तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट जो है क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है. यस और नो गाइस? गेटिंग दिस और नो? तो ये सारी बुक्स की सेट आपको दी जाएगी, इसी बुक से मैं सिखाऊंगी, इसी बुक में से आपको पढ़ना होगा. आपको ना ही इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और ना ही कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक्स को यूज करने की जरूरत है. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ. कल से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विथ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव योर वॉल्यूम नंबर 2 विथ यू ऑल फ्रॉम टुमारो. कौन सी वॉल्यूम चाहिए? वॉल्यूम नंबर 2. ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे जो भी आज कुछ हुआ है. और आज के लिए इतना ही. कल से क्लास 4:15 से 6:15 तक होगी.
2 घंटे के लिए। आज क्योंकि पहला दिन था इसलिए मैंने ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया है, बट फ्रॉम टुमारो योर क्लास टाइमिंग इज गोइंग टू बी फ्रॉम 4:15 अप टू 6:15। एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे। सबसे पहली बात मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्ट? एक्ट का क्या मतलब होता है, बोलो। एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। लॉ का क्या मतलब होता है? एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज। कोई भी एक्ट को कैसे बनाया जाता है, कंसर्न मिनिस्ट्री सबसे पहले क्या बनाता है? ड्राफ्ट। हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं? अ बिल। दिस बिल इज लेड डाउन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड द राज्यसभा। देन इट विल गो टू द president for his consent. Once it goes to the president, it will become an act, and then this act will be published in the official gazette. Okay, और इसी official gazette के notification में लिखा होता है कि कब से ये act operation में आएगी, enforce होएगी। Yes or no, guys? So I hope you all have understood the basics. Tomorrow we will start with the Indian Contract Act 1872. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं। कल आपकी बुक्स वॉल्यूम नंबर 2 के साथ साथ मैं चाहूंगी आपके स्टिक नोट्स आपके साथ रहे और आपकी सेपरेट नोटबुक भी आप लोगों के साथ रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।